करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 14। ये आपकी हिंदी की 8th क्लास की वर्कशीट है। पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। क्या लिखा है बच्चों, आज हम कबीरदास जी की साखियों को पढ़ेंगे। ठीक है, कबीरदास जी जो है वो एक हिंदी के कवि हैं, है ना, बहुत मशहूर कवि हैं। उनकी ही साखियों को हम लोग पढ़ेंगे। कबीरदास ने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियाँ से आज हम 2 साखियाँ दोहों को समझने का प्रयास करेंगे। यानी साखियाँ का मतलब क्या होता है, दोहे। जैसे काल करे सो आज करे सो अब, है ना, इस तरह से ये सारे आपके दोहे होते हैं। इसको ही समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिए, दोहे को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये कबीरदास जी के जीवन परिचय को लिखा है कि कबीरदास जी का जन्म 1455 यानी कि अगर हम सन के हिसाब से बताएं तो 1398 में हुआ था। ठीक है, जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया। ठीक है, 1 जुलाई दंपति को वे तैरते व लहराते, ठीक है, नामक तालाब, यहाँ के वहाँ का कोई एक तालाब होगा, ये मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है ना, लहरतारा लिखा है शायद, लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिसने उनका पालन पोषण किया। वही कबीर के माँ बाप कहलाए। इनके नाम थे नीमा और नीरू। ठीक है, कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में, अगर सन देखें तो इसके मुताबिक 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये कबीरदास जी की जीवनी छोटी सी है। आप लोग अपनी किताब खोलेंगे तो आपकी किताब में आपको ये जीवनी अच्छी सी पूरी प्रॉपर वे में मिल जाएगी, तो आप लोग उसे ले लेंगे। ठीक है, एक्चुअली मैं आप लोगों को किताबें भी पढ़ाने वाली थी, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि अभी आप लोगों की जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, अगर अभी पहले तो कोई डिसाइड नहीं है कि एग्ज़ाम होंगे भी कि या नहीं, अगर होंगे तो आपके पूरी संभावना है कि आपकी जो है ना, आपके जो पेपर होंगे वो वर्कशीट से ही आएंगे। पॉसिबिलिटी पूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी इसके अलावा कोई पढ़ाई तो आपकी हो नहीं पा रही है ना। तो इस वजह से जहाँ तक मैंने सुना है कि आपके हो सकता है कि पेपर इसी से ही आए, तो आप लोग वर्कशीट को ही अच्छे ध्यान से पढ़ते चले। स्कूल का भी आपको जो काम मिल रहा है उसको प्रॉपर वे में करें, लेकिन साथ के साथ वर्कशीट को अच्छे से पढ़े जो भी, क्योंकि देखिए जो ये वर्कशीट आ रही है ना अब आपकी, ये सब आपके एक सिलेबस से ही आ रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये इनडायरेक्टली आपकी किताबें ही हुई, तो इसलिए आप लोग इसे पढ़ेंगे। और जो चैप्टर मैं आपको वर्कशीट में पढ़ाती हूँ, इस चैप्टर को आप लोग साथ के साथ अपनी बुक से भी पढ़ते चलेंगे। मैं इतना सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए बेटा, आप लोगों की इस साल 8th है। अगर आप लोग अभी से कमज़ोर हो जाएंगे तो 9th और 10th में फिर आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अब यहाँ पे मैंने इसका भाव अर्थ नहीं पढ़ा है, जो यहाँ पे पूरी लाइनें लिखी गई हैं उसके अनुसार जो इसका अर्थ बनता है वो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ। कहने का मतलब है, जाति ना पूछो साध की, यानी आप लोग जैसे मुझे कमेंट्स करते हैं ना कि मैम आपका नाम क्या है, मैम आपका नाम क्या है, मैम आपका नाम क्या है, दैट्स नॉट गुड। आप ये नहीं पूछिए, आप पूछिए ज्ञान के, मेरे पास क्या ज्ञान है, मैं कितने काबिल हूँ। मैं आपको जो वर्कशीट बताती हूँ कि वो आपको लगता है कि वो सही है, अगर आपको सही लगती है तो आप मेरे चैनल को देखिए। अगर आपको लगता है नहीं मैम को पढ़ाना नहीं आता है, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आप मेरे चैनल को छोड़ सकते हैं। तो क्या है, आप मेरा नाम मत पूछिए, आप मेरी जाति मत पूछिए, आप मेरे ज्ञान को देखिए कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान, यानी कि आपको किसी चीज़ को काटना है, किससे काटेंगे, तलवार से ना। म्यान किसे कहा जाता है, म्यान उसको कहा जाता है जिसमें तलवार रखी जाती है, यानी तलवार का जो कवर होता है उसको कहते हैं म्यान। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि तलवार के मोल करो, यानी आप वर्कशीट को देखो ना, आप ये मत देखो कौन पहले डाला है कौन बाद में डाला है, आप ये देखो कोई कौन सी वर्कशीट ऐसी जिसे पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है ना। तो वही कह रहे हैं कि म्यान को पड़ा रहने दो, यानी जिसमें तलवार रखी जाती है उसका जो कवर है वो हमारे किस काम का है, उसको छोड़ो ना, उसको जाने दो। है काम क्या है, तलवार से, यानी काम है आपको समझने से, आपको इससे काम नहीं है कि कौन वर्कशीट पहले डालता है। देखिए जो भी बड़े बूढ़े कह के गए हैं ना, उनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट मतलब आज भी हमारी ज़िंदगी से होता है।
अब देखिए ये दोहा बिल्कुल हमारी वर्कशीट की सिचुएशन पे फिट बैठ गया। चलिए खैर, अब हम भावार्थ पढ़ते हैं कि वाकई इसका अर्थ क्या है। तो देखिए लिखा है, हमें किसी साधु की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जैसे मोल भाव तलवार का करना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का, क्योंकि युद्ध में तलवार उपयोगी होती है, ना कि म्यान। तो इन्होंने यहाँ बिल्कुल सामने सामने का अर्थ बता दिया कि अगर आप किसी की जाति पूछने लगेंगे ना कि आप अच्छा ये हो, आप ये हो, आप पंडित हो, आप ब्राह्मण हो, आप ये हो, आप वो, या आप पठान हो, या ये, तो आप बेटा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सब किसने बनाया? ये सब हमने बनाए हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप देंगे ना तो इसकी बहुत वैल्यू हो जाएगी, और अगर आप नहीं देते तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बताइए भला, अगर मैं कहूँ मैं पंडित हूँ तो क्या है पंडित हूँ अगर मैं, तो ठीक है, और अगर मैं कह दूँ नहीं नहीं मैं तो पठान हूँ, तो क्या है अगर मैं पठान हूँ, तो है ना। तो क्या मेन चीज़ है कि इंसान खुद कैसा है। अगर मैं एक एक्सीडेंट करा हुआ इंसान पड़ा है उसको देख के इग्नोर करके चली जाती हूँ, तो मैं इंसानियत से बेकार हूँ बिल्कुल। मेरे पढ़े लिखे होने का या मेरे मतलब ब्राह्मण होने का या मेरे पठान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर वही मैं एक कोई और ज़ात की हूँ और पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, जाहिल हूँ बिल्कुल, और एक इंसान जो सड़क पे पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है जिसका, उसकी हेल्प करती हूँ, तो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी मैं ही हुई। समझ रहे हैं? तो इंसान को क्या है, अपने आप को ऐसे करना चाहिए कि उससे ये ना लगे कि आप जाहिल हैं। दूसरों की हमेशा मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। अब अगला दोहा क्या है, यानी आपकी अगली जो साखी है वो क्या है? अवगतकारी एक है, उलटता होए अनेक, है कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। भावार्थ, यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए, यानी कि अगर आपको किसी ने गाली दी तो आपको उसे पलट के गाली नहीं देनी चाहिए। क्यों? उलटने से वे अनेक में बदल जाती है। यानी अगर आपने मुझसे कहा मैम आप बुरी हैं, मैंने कहा शट अप, आप मुझसे ज़्यादा बुरे हैं, ठीक है। फिर आपने कहा नहीं मैम आप ज़्यादा बुरी हैं, मैंने कहा नहीं आप ज़्यादा बुरे हैं, लो हो गई ना लड़ाई शुरू। अब आपने कहा मैम आप बुरी हैं, मैंने कहा ओके बेटा मैं बहुत बुरी हूँ, ठीक। तो उससे क्या हुआ, बात वहीं ख़त्म हो गई। अब आप मुझे दोबारा कमेंट नहीं करेंगे और मुझे भी कोई बुरा नहीं लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अपनी अपनी सोच है सबकी। सेम वही बात कबीर जी कह रहे हैं कि अगर आपको किसी ने गाली दी तो आप उसको पलट के गाली मत दो, क्योंकि अगर आपने एक गाली, उसने आपको एक गाली दी, फिर आपने उसको एक और गाली दी, फिर उसने आपको एक और दी, फिर आपने उसे दी, तो इस तरह से बात बढ़ती रहेगी और हो सकता है वो हाथापाई पे आ जाए, है ना। तो क्या है, उलटने से वो एक के अनेक हो जाते हैं। यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह स्वयं ही गाली देने वाले के पास रह जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अब आपने मुझसे कहा मैम ये चॉकलेट आपके लिए, मैंने कहा नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए, तो वो चॉकलेट किसके पास आई? जब मैंने नहीं ली तो वो आप ही के पास रह गई ना। सेम यही फॉर्मेट है। अगर आपने कहा मैम आप जाहिल हो, मैंने आपको जवाब ही नहीं दिया, तो वो किसके पास रह गया? यानी आपके पास। आ रही बात समझ में? आपने कहा मैम आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैंने कहा थैंक यू, यानी कि वो चीज़ आपकी मेरे पास आ गई और मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया उसके लिए। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई चीज़ स्वीकार नहीं करते हैं तो यानी जो हमें दे रहा है वो चीज़ उसी के पास रह जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अब आपकी आंटी आई, वो आपके लिए वॉच लेके आई गिफ्ट में। अब अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो तो आपके पास आ गई, लेकिन अगर आपको वो पसंद नहीं आई तो आप क्या कहोगे? मैम आंटी मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, आप मेरे लिए कोई दूसरा गिफ्ट लाना। तो क्या वो किसके पास रह जाएगा? आंटी पास ही रह जाएगा ना, अगर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं करा। सेम उसी तरह से अगर कोई आपको गाली दे रहा है, आपको मैंने आपकी गाली ली ही नहीं, तो इसका मतलब है वो गाली आपके पास ही रह गई, है ना। तो इसी तरह से कोई आपसे बुरी बात कहता है तो उसे चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है। बहस को बढ़ाने से मन का कलेश बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए फिर उसके बाद टेंशन भी होती है। अगर आप मुझसे कहेंगे ना मैम आप बुरी हो और मैं आपको जवाब दूंगी, फिर मैं वेट करूंगी कि देखो अब ये क्या रिप्लाई करता है। आप वेट करेंगे कि देखो मैंने मैम को ये कहा तो मैम मुझे क्या रिप्लाई करती है ना। तो क्या दिमाग में भी कन्फ्यूजन आती है, टेंशन बढ़ती है कि देखो उसने ये कहा, मैंने उसको यूँ कहा, है ना। तो ये सारी चीज़ें यानी लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अपने ही दिमाग पे हम टेंशन बनाते हैं किसी को गलत कह के या किसी से लड़ाई लड़के, ठीक है। तो अब ये दोनों साखियाँ कितनी अच्छी थी, मज़ा आया ना इसे पढ़ने में। चलिए आगे पढ़ते। अब ये लिखा है, अब आप इन दोनों साखियों व इनके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको यहाँ लिखा है पहला प्रश्न, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से यानी कि जो ऊपर उदाहरण दिया गया है, कबीर क्या कहना चाहता है स्पष्ट कीजिए। यानी आप कबीरदास जी इस उदाहरण के तहत कि आप तलवार का मोल पूछो म्यान का नहीं, इस उदाहरण के तहत तक कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी।
इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर ये कहना चाहते हैं, कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि युद्ध में तलवार का उपयोग होता है, तलवार उपयोगी होती है, ठीक है, म्यान का नहीं। इसीलिए हमेशा आप सिर्फ उस चीज़ का मूल पूछो जो आपके काम आने वाली है। अभी जैसे मैंने आपको समझाया, आप मेरी पढ़ाई को देखें कि मैं आपको पढ़ा कैसे रही हूँ, आप मेरे नाम को मत देखें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे। अपशब्द का मतलब भी ये होता है गलत अल्फाज, है ना, गलत लफ्ज, एब्यूज वर्ड्स, तो हमें उसे वापस उलटकर गाली क्यों नहीं देनी चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देते हैं कि क्यों नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, यदि हमको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उलटने से वे अनेक में बदल जाती है। ये भी मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, तो बस आप आंसर इतने ही लिखेंगे। चलिए आगे पढ़ते। आपको यहाँ तीसरा क्वेश्चन लिखा है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। पता कीजिए और लिखिए, तो उनके दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि कबीर दास जी के जो दोहे हैं उन्हें साखी इसलिए कहा जाता है। साखी मतलब क्या होता है, साखी माना होता है दोस्त, सहेली, है ना। तो इसलिए उनके उसको साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें उन्होंने अपने जीवन के आचरण, व्यवहार, आदर्श, जो भी चीज़ थे उन सब की चर्चा की। एक तरह से वो हमारी दोस्त की तरह मालूम होती है ना, तो इसलिए उसको हम साखी कहते हैं। तो आप इस तरह से इसे लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि पाठ से अलग कबीर के अन्य 5 दोहे ढूंढ कर लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने माता पिता व अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। तो चलिए इसके ये आंसर मैं आप लोगों को करा देती हूँ। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि जो अभी मैं 5 आपको मुहावरे बताऊंगी, जिसमें 4 तो आपके यही है, एक अगले पेज पे है क्योंकि आ नहीं पाए थे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुहावरे जो है ये कबीरदास जी के बहुत फेमस दोहे हैं, ठीक है। मुहावरे बोल दिया, सॉरी, ये दोहे जो हैं ये कबीरदास के बहुत फेमस है। जैसे गुरु गोविंद दोनों खाड़े काके लागो पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। यानी अगर गुरु यानी शिक्षक, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं किसके पहले पैर छूं। यानी गुरु जी के पहले, भाई गुरु जी भी बहुत आदर और सम्मान के कारण है। जिसने आपको एक अक्षर भी सिखा दिया ना, वो आपका गुरु है, और जो आपका गुरु है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान के काबिल है ना। तो कहते हैं गुरु और गोविंद, गोविंद माने होता है भगवान, है ना। अब अगर भगवान जी और गुरु दोनों मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं किसके पैर छूँ। आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड कि मैं पहले किसके पैर छूँ। तो वो कहते हैं कि बलियारी यानी कि गुरु गोविंद जी, आप ही मुझे बता दीजिए, भगवान जी आप मुझे बता दीजिए कि मैं पहले किसके पैर छूँ, आपके छूँ या गुरु जी के छूँ। तो भगवान जी कहते हैं नहीं, मैं एक हूँ, है, मैं सबसे बड़ा हूँ। ये बात तुमको किसने बताई, गुरु ने। इसीलिए पहले तुम गुरु के पैर छुओ, मेरे पैर बाद में छूना, ठीक है। तो देखिए भगवान ने गुरु का कितना बड़ा मर्तबा रखा है ना। अब यहाँ क्या लिखा है, ये तन विश्व की बलेरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ठीक है। यानी आप कहते हैं कि जो हमारा मतलब गुरु हैं वो हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। अगर हमें गुरु को जो गुरु हमें ज्ञान देते उसके बदले अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े ना उनको, तो वो भी सस्ती है। क्यों? क्योंकि हमारी जान क्या है, हमारी ज़िंदगी का क्या महत्व है, ये सब बताया तो हमें गुरु ने ना। पता है आज के ज़माने में, मैं बिल्कुल क्लियर कहती हूँ आप लोगों से, आज के ज़माने में टीचर्स की कोई वैल्यू नहीं है। बच्चे टीचर्स से ज़बान भी चलाते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो टीचर्स से बदतमीज़ी करते हैं, टीचर की इज़्ज़त नहीं करते, वो कभी कामयाब नहीं होते। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब तक आप टीचर की इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते, चाहे वो टीचर आपको एक अक्षर ही क्यों ना सिखाए, ठीक है। तो हमेशा मेरी बात याद रखिएगा। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं टीचर हूँ, ठीक, इसलिए कह रही हूँ बेटा, क्योंकि जब तक हम अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते हैं, भगवान हमें इज़्ज़त कभी नहीं देते। इसीलिए सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये है कि हमें अपने बड़ों की और ख़ास तौर से गुरु की, माता पिता की, जितनी इज़्ज़त हम अपने माता पिता की करते हैं उतनी ही इज़्ज़त हमें अपने गुरु की करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अपने गुरु की इज़्ज़त करेंगे, क्योंकि गुरु ही हमें सब कुछ सिखाते हैं। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये मेरे टीचर्स का, और मैं अपने टीचर की बहुत आभारी हूँ जो मैं इस काबिल बनी आप लोगों को पढ़ा सकूँ, है ना। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा।
अब अगला आपका देखिए एक और दोहा क्या लिखा है यहाँ पे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यानी हमेशा ऐसी जबान बोलिए जो दूसरों के मन को भी भाए और आपके मन को भी भाए, यानी दूसरों को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। यानी कभी भी ऐसे वर्ड्स या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिससे किसी के ऊपर आपको गुस्सा आए या आपके ऊपर किसी को गुस्सा आए, समझ रहे हैं। तो हमेशा ऐसी वाणी बोलिए, यानी ऐसी मीठी मीठी बातें बोलिए, ऐसी ऐसी ज़बान रखिए, अपनी अपने बोलने का स्टाइल ऐसे रखिए कि कभी आपकी किसी से लड़ाई ना हो, ठीक है। आपको भी अच्छा लगेगा, औरों को भी अच्छा लगेगा। अब देखिए यहाँ औरन लिखा है, औरन का मतलब ये नहीं कि और क्या है ये, और है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोहे जो होते हैं ना, इसमें प्योर हिंदी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होती, इसमें ब्रिज भाषा, खली बोली तो सब इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब यहाँ आपका देखिए अगला क्या लिखा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कहने का अर्थ ये है कि जब मैं निकला घर से बाहर, मैंने कहा चलो आज देखते हैं इस दुनिया में सबसे बुरा इंसान कौन है। तो मैंने सबको देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, सबको देखा, लेकिन मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपना मन देखा ना, तो सबसे बुरा मुझे वही लगा। क्यों? क्योंकि मेरा मन ही सबसे बुरा है जो दूसरों में बुराई ढूंढ रहा है ना। अगर आप अच्छे हो जाएंगे तो सारी दुनिया आपके लिए अच्छी हो जाएगी। देखिए, अगर आप सबसे प्यार से बात करेंगे तो सब आपसे प्यार से बात करेंगे, अगर आप सबको बदतमीज़ी से बात करेंगे तो सब आपसे बदतमीज़ी से बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अब आप मुझे कमेंट्स करते हैं, मैम प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, थैंक यू मैम आपने अच्छा पढ़ाया, तो मैं आपको रिप्लाई करती हूँ, थैंक यू बेटा। देखते रहिए हमारी वीडियो, आपको गॉड खूब कामयाब करे, ठीक है। आप जो बनना चाहते हैं बने। तो क्या आपने मुझे अच्छा बोला, मैंने आपको अच्छा बोला। अब अगर आपके मैम आपको पढ़ाना नहीं आता, ठीक है मैं मानती हूँ नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि मैम को पढ़ाना नहीं आता, आप कोई और चैनल देख लें, और भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन किसी को हर्ट करना कहीं नहीं आया। कोई मज़हब नहीं सिखाता कि हम किसी को बुरा कहें या किसी को तकलीफ़ दें, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहे हैं कि जब मैं किसी का बुरा ढूंढने चला, यानी कि अब मैं देखूं कि अच्छा मैं वर्कशीट बनाती हूँ, इसके अलावा और कौन कौन वर्कशीट बनाते हैं, लाओ देखूं किसकी वर्कशीट में क्या क्या गलती है, तो पता है क्या चलेगा कि किसी की वर्कशीट में कोई गलती नहीं मिलेगी, सारी गलतियाँ मेरी वर्कशीट में मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इंसान खुद बुरा होता है तभी वो दूसरों की बुराइयाँ ढूंढता है। अगर इंसान अच्छा होगा तो वो कभी किसी की बुराई नहीं ढूंढेगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट का जो बचा है उसको भी पढ़ लेते हैं। आपका लास्ट बचा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलियारी हो गई, बहुरिया करेगी कब। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जो काम आप कल पे टाल रहे हैं कि आज की वर्कशीट मैं कल कर लूँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप आज की वर्कशीट कल करेंगे तो फिर कल की वर्कशीट कब करेंगे? तो आपके पास कल करने के लिए 2 वर्कशीट हो जाएगी। इसलिए जो आप काम कल करने जा रहे हैं वो आप आज करें, बल्कि जो आज करने जा रहे हैं वो अभी करें, क्योंकि कभी भी कल नहीं आता है। और अगर आप अभी कहेंगे अच्छा चलो 10 मिनट में कर लूँगा, तो फिर आप भूल जाएंगे और आप किसी दूसरे काम में लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि जब सारी चिड़िया जो है खेत चुग जाएगी तो फिर आप क्या फ़ायदा रहेगा उस चीज़ को करने का। ये जो मैंने आपको कबीरदास जी के दोहे बताए, ये सबसे फेमस दोहे हैं, ये आपके पेरेंट्स को भी पता होंगे और ये मैंने बचपन में पढ़े थे, ये मुझे आज भी ज़बानी याद है, ये मैंने कहीं से नहीं देखे, ये मैंने अपने पास से ही आप लोगों के लिए लिखे हैं। मेरे फेवरेट हैं ये दोहे, है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी पे बिल्कुल अच्छे से बैठते हैं। तो आप लोग इसे करेंगे और साथ के साथ ये खाली लिखने के लिए नहीं है, इस पर आप अमल भी करेंगे, है ना, इसका पालन भी करेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।